Welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. This is our daily newspaper video. So आज है 1st of February, तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर में वैसे कौन कौन से न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो यूपीएससी प्रिपरेशन पर्सपेक्टिव से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और जिन आर्टिकल्स को हम इस वीडियो में आज ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आज हमारा आईटी एक्ट जो है वो न्यूज़ में है। हमारे आईटी एक्ट को 2023 के अंदर इसके कुछ रूल्स को अमेंड किए गए थे और सेंट्रल गवर्नमेंट एक फैक्ट चेकिंग यूनिट यहाँ पे लेकर आता है जिसे FCU कहते हैं। इस फैक्ट चेकिंग यूनिट को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स जो है वो रेज हुए थे और इसे लेकर एक पिटिशन बॉम्बे हाई कोर्ट में भी फाइल की गई थी और एक डिबेट यहाँ पे इनिशिएट हो गई है कि किस तरह ये जो फैक्ट चेकिंग यूनिट है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये हमारे फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वायलेट करती है। तो इसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया गया, वह पिटिशन डाली गई एंड आज हमारे पास न्यूज़ ये है दैट बॉम्बे हाई कोर्ट हैज़ डिलीवर्ड अ स्प्लिट वर्डिक्ट। स्प्लिट वर्डिक्ट मतलब दो जजेस हैं, एक ने फेवर में बोला, एक ने अगेंस्ट में बोला। स्प्लिट वर्डिक्ट मिल गया है इस पर्टिकुलर केस में रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ दिस फैक्ट चेकिंग यूनिट। तो क्या है ये पूरा बैकग्राउंड, क्या काम है इस फैक्ट चेकिंग यूनिट का, क्यों कंसर्न्स रेज किए गए हैं, एक बैकग्राउंड हम यहाँ पे समझेंगे ना। देखिए क्योंकि स्प्लिट वर्डिक्ट आ गया है तो फाइनल तो अभी वर्डिक्ट हमारे पास आया नहीं है। अब ये जो केस है ये एक थर्ड जज के पास रेफर होगा और तब हमें एक फाइनल वर्डिक्ट मिल सकता है। लेकिन तब तक की डेवलपमेंट के लिए ये पूरा जो इशू चल रहा है रिगार्डिंग दी आईटी एक्ट और 2023 के जो कुछ रूल्स अमेंड हुए थे उसकी आपको एक ब्रीफ नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे ईरान और यूएस की। देखें जो डेवलपमेंट्स हम पिछले कुछ सालों से ही देख रहे हैं ईरान और यूएस में, तो हम देख रहे हैं कि दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे को सीधी आंख से तो देख नहीं रहे हैं। यूएस ईरान के ऊपर हैवी सैंक्शंस जो है वो लगाता रहा है और आज भी ये दोनों न्यूज़ में हैं क्योंकि कुछ हुआ है, एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे यूएस के कुछ जो सोल्जर्स हैं एक जगह पे अटैक हुआ है और ड्रोन अटैक हुआ है जिसकी वजह से यूएस के सोल्जर्स की डेथ होती है जॉर्डन में। और यूएस इसका जो ब्लेम है वो ईरान के ऊपर डालता है और साथ ही में ये कहता है कि हम ईरान से इसका बदला लेंगे एंड वी आर प्लानिंग टू रिटेलिएट एज वेल। अब इसे लेकर ईरान ने बड़े कड़े शब्दों में कहा है कि अगर यूएस किसी भी तरह से ईरान के ऊपर अटैक करता है, हमारे ऊपर अटैक करता है, तो हम भी पूरी तरह तैयार हैं, हम भी डिसिसिवली रिस्पॉन्ड करेंगे अगर यूएस ईरान के ऊपर स्ट्राइक करता है तो इस डायमेंशन को हम यहाँ पे समझेंगे। और कि पिछले कुछ टाइम से वेस्ट एशिया काफ़ी न्यूज़ में है, ईरान न्यूज़ में है, तो थोड़ा सा लोकेशन पर्सपेक्टिव भी हम यहाँ से इसका क्लियर करेंगे एंड देन वी गोना टॉक अबाउट यूएस अगैन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे यूएस और इंडिया की। तो यूएस और इंडिया के बीच में एक ड्रोन डील हुई है, ठीक है। जो ड्रोन डील है इसमें हम एक हाई ऑल्टीट्यूड ड्रोन जो है वो यूएस से लेना चाहते हैं और हम देख रहे थे कि बीते कुछ टाइम से एक ये वेव आ रही थी कि हो सकता है कि जो ड्रोन डील है ये बीच में ही रुक जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइडेन गवर्नमेंट अभी भी कंटिन्यू कर रही है इस ड्रोन डील को किस तरह एग्जीक्यूट किया जाए विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। तो कौन सा ड्रोन है यहाँ पे, क्या उसके फीचर्स हैं, कौन सी डील है, इसे हम डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद बात करेंगे मालदीव्स की, है ना। मालदीव्स की बात करनी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हम देख रहे हैं मालदीव्स के अंदर जो हो रही है और जो इंडिया को अफेक्ट भी कर रही है। आज हमारे पास न्यूज़ ये है कि मालदीव्स श्रीलंका को अप्रोच कर रहा है कि श्रीलंका आप हमारी मदद करना अगर किसी तरह की मेडिकल इवैक्यूएशन की ज़रूरत पड़ जाए तो। अब ये क्यों हो रहा है, देखो हमने बार बार बात कर रहे थे ना कि इंडिया के जो पर्सोनल्स वहाँ पे पोस्टेड हैं उनको मालदीव्स वहाँ से कह रहा है कि विड्रॉ कर लो, 15 मार्च की डेडलाइन मिल गई है। लेकिन हमारे वो जो इंडियन पर्सोनल्स वहाँ पे थे वो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट्स की मेंटेनेंस के लिए थे और ये उनके रेस्क्यू ऑपरेशंस में काम करते हैं
और अब क्योंकि विड्रॉ करवा दिया जाएगा तो इंडिया अब रेस्क्यू ऑपरेशन में कैसे साथ देगा, तो इसलिए अब मालदीव्स किसके पास पहुंचा है, श्रीलंका के पास, कि भाई आप हमें मेडिकल इवैक्यूएशन सपोर्ट दीजिएगा। एंड श्रीलंका की इकोनॉमिक कंडीशंस और क्या हाल वहाँ पे चल रहा है वो तो आप अच्छी तरह से बाखूबी जानते हैं। तो ये एक डेवलपमेंट आई है, इसको देख लेंगे हम यहाँ पे। और फिर लास्टली एक मिसलेनियस टॉपिक है हमारे पास विच रिलेट्स टू ज्ञानवापी मॉस्क। तो हमने कुछ ही दिन पहले देखा था कि ASI की रिपोर्ट आई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, कि जो ज्ञानवापी मॉस्क है वहाँ पे ट्रेसेस मिले हैं कि एक ओल्ड हिंदू टेम्पल वहाँ पे प्री एग्जिस्ट करता था। अब इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने कहा है कि ज्ञानवापी मॉस्क की बेसमेंट में हिंदू प्रेयर्स की जाएं और इसके लिए परमिट दे दिया गया है और 7 दिनों का टाइम दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को कि ज्ञानवापी के बेसमेंट में हिंदू प्रेयर्स अलाउ की जाएं। तो ये एक डेवलपमेंट है जिस पे हम कुछ खास नज़र रखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला आर्टिकल देखो, ये जो आर्टिकल है फैक्ट चेकिंग यूनिट के बारे में, ये पॉलिटी पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, अब इसको पहले कि हम समझें, कुछ बेसिक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले कौन सा एक्ट है जिसकी बात हो रही है। सो देयर इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं IT एक्ट। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसके कुछ रूल्स को अमेंड किया गया था 2023 में। इसका पूरा नाम देखो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ठीक है, अब देखो ये तो हमें समझ में आ गया कि डिजिटल मीडिया की बात हो रही है, समझ आ गया, लेकिन ये इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस क्या हैं, हु आर दी इंटरमीडियरीज, पहला क्वेश्चन तो ये है हमारे पास। देखिए इंटरमीडियरीज IT एक्ट में उन्हें कहा जाता है, ऐसी एंटिटीज़ को कहा जाता है जो कि किसी और पर्सन के बिहाफ पे डाटा स्टोर करता है या फिर ट्रांसमिट करता है, जैसे कि आपकी टेलीकॉम सर्विसेज। ठीक है, हमारे बिहाफ पे वो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ये सब क्या हैं, ये ऐसी एंटिटीज़ हैं जो कि हमारे लिए किसी और के लिए डाटा को स्टोर करती हैं या फिर ट्रांसमिट करती हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म्स को इंटरमीडियरीज कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा फैक्ट चेक यूनिट वाला जो क्लॉज है वो इन्हीं से रिलेटेड है। 2023 में गवर्नमेंट न्यू रूल्स लेकर आती है रिगार्डिंग दी IT एक्ट। ठीक है, जिसमें एक फैक्ट चेक यूनिट बनाई जाती है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये जितनी भी जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, जो भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब को अपने यूज़र्स को इन्फॉर्म करना होगा कि देखिए आप कुछ भी ऐसा पोस्ट मत करो, ऐसा डिस्प्ले मत करो, कुछ भी ऐसा अपलोड मत करो जिसमें जो इन्फॉर्मेशन हो वो गवर्नमेंट उसे फेक या फिर फॉल्स या फिर मिसलीडिंग बता दे। बात समझ में आ रही है कि बेसिकली सेंटर गवर्नमेंट की एक फैक्ट चेक यूनिट है। अगर उसने आइडेंटिफाई किया कि आपने जो भी होस्ट किया है, जो भी अपलोड किया है, ये फेक है, ये फॉल्स है, ये मिसलीडिंग है, तो ऐसे केस में हमें उसे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या कर रहे हैं, ये एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वहाँ पे इन्फॉर्म कर रहे हैं यूज़र्स को कि आप कुछ भी ऐसा अपलोड मत करो जो कि फैक्ट चेकिंग यूनिट को लगे कि फॉल्स है, मिसलीडिंग है, फेक है। ठीक है, स्पेशली इन रिस्पेक्ट टू एनी बिजनेस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेस कोड के ऊपर आप कुछ भी ऐसा पोस्ट मत करो जो कि फैक्ट चेकिंग यूनिट क्या बोल दे कि ये मिसलीडिंग है, फॉल्स है, फेक है। ठीक है, अब क्या है कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री है, जो IT हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, उन्होंने फैक्ट चेक यूनिट को एम्पावर किया है कि अगर वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई भी ऐसी पिक्चर, कुछ भी अगर ऐसा सोशल मीडिया पे है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेस से रिलेटेड है और फैक्ट चेक यूनिट को लगता है कि वो फॉल्स है, फेक है, मिसलीडिंग है, तो ऐसे केस में जो इंटरमीडियरीज हैं वो उस कंटेंट को रिमूव कर देंगे और उन कंटेंट को रिमूव करना पड़ेगा।
ये बात समझ में आ रही है। तो एक फैक्ट चेक यूनिट सोशल मीडिया को, साइट्स को बोल सकता है कि इस पर्टिकुलर कंटेंट को हटा दो, ये हमें लगता है कि फॉल्स है, मिसलीडिंग है। और यहीं से इनिशिएट होती है द डिबेट कि भाई यहाँ से तो अगर गवर्नमेंट की फैक्ट चेकिंग यूनिट कुछ भी रिमूव करवा सकती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, तो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कहाँ गई? तो यही क्वेश्चन रेज किया गया और इसी को चैलेंज किया गया, इसी फैक्ट चेक यूनिट की एस्टैब्लिशमेंट को चैलेंज किया गया, और जिसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में एक स्प्लिट वर्डिक्ट आता है। हमारे पास जस्टिस पटेल पटिशनर्स की फेवर में हैं, लेकिन ऑन द अदर हैंड वी हैव जस्टिस नीला गोखले जिन्होंने अपहेल्ड किया है इस अमेंडमेंट को। तो अब इसे थर्ड जज के सामने प्लेस किया जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आप समझिए यहाँ पे कि किस चीज़ को चैलेंज किया जा रहा है कि फैक्ट चेकिंग यूनिट किसी भी कंटेंट को रिमूव करवा सकती है बाय स्टेटिंग कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के बिजनेस के बारे में कोई फेक न्यूज़ है, फॉल्स है या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ से राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो आर्टिकल 19 हमें देता है, ठीक है, इसे ये वॉयलेट करता है। ये पिटिशनर्स ने आकर चैलेंज किया है इन द बॉम्बे हाई कोर्ट। तो ये आपको इतना बेसिक बैकग्राउंड इस पूरे इशू के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ईरान की, ईरान और यूएस की। तो अब देखो हुआ क्या है, यूएस का एक मिलिट्री बेस है जॉर्डन में, ठीक है, और वहाँ पे 3 यूएस सोल्जर्स की किलिंग होती है। एंड यूएस इस किलिंग को, इस इंसिडेंट को ईरान के साथ रिलेट कर देता है, और अदर यूएस ये सिग्नल देता है कि भाई इसके बदले में, इसको रिटेलिएट करने के लिए वो वेस्ट एशिया में स्ट्राइक करेगा। अब देखें, इसे लेकर ईरान ने कड़े शब्दों में बोल दिया है कि देखो, अगर हमारे ऊपर किसी भी तरह की स्ट्राइक होती है तो हम भी इसके बदले में क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट रिटेलिएट करेंगे, डिसिसिवली रिस्पॉन्ड करेंगे। ये ईरान ने कड़े शब्दों में बोल दिया है, ठीक है। अब देखो, यहाँ से जान लेते हैं कि ईरान की लोकेशन कौन सी है, कहाँ पे है ईरान, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है ये पर्टिकुलर लोकेशन। सबसे पहले तो एक बेसिक क्वेश्चन जो हमें पेपर में मिल जाता है, दैट इज़ रिगार्डिंग द नेबरिंग कंट्रीज़, बॉर्डरिंग कंट्रीज़, कौन कौन से कंट्रीज़ ईरान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। तो इस तरफ से शुरू हो जाइए, आपको नज़र आएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान के नॉर्थ में आपको दिखेगा अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान के नॉर्थ में तुर्कमेनिस्तान। बिल्कुल क्लियर हो जाइए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, ठीक है जी। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं दैट देयर इज़ अज़रबैजान, अज़रबैजान के बिल्कुल साथ में आपको नज़र आएगा आर्मीनिया। इसे भूलने की गलती नहीं करेंगे, आर्मीनिया भी अपना बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, ईरान के साथ। बहुत ही शॉर्ट सा बॉर्डर है, तकरीबन 44 किलोमीटर्स का बॉर्डर है। देन देयर इज़ टर्की एंड देन इराक, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने वाली बात यह है कि कुवैत अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता, कुवैत का बॉर्डर ईरान के साथ शेयर नहीं होता। ये ध्यान से देख लो, बिकॉज कभी कभी एटलस में जब देखते हैं ना तो लगता है कि शायद थोड़ा टच करता है, लेकिन नहीं करता। कुवैत सिर्फ और सिर्फ इराक और सऊदी अरेबिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, कुवैत का बॉर्डर ईरान के साथ टच नहीं होता। तो कुल कितने कंट्रीज़ हो गए, 7 कंट्रीज़ हो गए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, आर्मीनिया, टर्की, इराक। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप ये देखिए कि कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ हैं। सबसे पहले तो एक हमारे पास लेक आ जाती है यहाँ पे, विच इज़ योर कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को नॉर्थ, इस ईरान के नॉर्थ में कौन सी सी है, कैस्पियन सी, विच इज़ एक्चुअली अ पर्टिकुलर लेक। और उसके अलावा अगर आप ईरान का सदर्न एरिया देखोगे तो वहाँ पे आ जाती है पर्शियन गल्फ, द वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ, और इसी के साथ में इसके और साउथ में आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। हम यहाँ पे वेस्ट एशिया की स्ट्रेट्स को बार बार कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में याद रखिएगा कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में लाई करती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम दिस
देर आर फ्यू माउंटेन रेंजेस जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि बिल्कुल नॉर्थ में देर इज़ अल्ब्रोज माउंटेन्स एंड जाग्रोज माउंटेन्स। अल्ब्रोज माउंटेन्स एंड जाग्रोज माउंटेन्स, इन दोनों का नाम याद रखेंगे। एंड देन वी ऑल्सो हैव फ्यू इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स ओवर हेयर लाइक दस्ते कावीर एंड दस्त-ए लूत। दस्ते कावीर एंड दस्ते लूत, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ईरान के मैप में के पर्सपेक्टिव से पता होनी चाहिए। मूविंग अहेड, इसके बाद हम बात करेंगे मालदीव्स और श्रीलंका के बारे में। तो ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो गया है क्योंकि इंडिया के 2 नेवल चॉपर्स ऑलरेडी पोस्टेड थे कहाँ पे, मालदीव्स के अंदर। एक हमारे 2 नेवल चॉपर्स थे और एक हमारा डॉर्नियर एयरक्राफ्ट था जो कि मालदीव्स में स्टेशनड है। और इसी को मैनेज करने के लिए इंडिया के जो पर्सोनल्स हैं, मिलिट्री पर्सोनल्स हैं, वो पोस्टेड हैं कहाँ पे, मालदीव्स में। लेकिन अब मालदीव्स ने क्या बोला कि भाई विड्रॉ करो, हम आपको 15 मार्च की डेडलाइन दे रहे हैं, तब तक कि इंडिया के जो ट्रूप्स मालदीव्स में हैं उनको विड्रॉ कर दीजिए। ठीक है जी। अब आप ये देखो कि ये जो नेवल चॉपर और एयरक्राफ्ट मालदीव्स में पोस्टेड था वो कर क्या रहा था। अभी तक मोर देन 600 मेडिकल इवैक्यूएशंस के ऑपरेशंस में उस मेडिकल चॉपर ने काम किया था, जिसमें अलग अलग अटॉल से छोटे आइलैंड्स में से इवैक्यूएशंस करके पेशेंट्स को माले, जो मालदीव्स की कैपिटल है, वहाँ तक लाया जा रहा था। अलग अलग सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में इंडिया हेल्प कर रहा था, किसकी, मालदीव्स की। लेकिन अब मालदीव्स और इंडिया के बीच में हम देख रहे हैं कि जो रिश्ते हैं वो स्ट्रेन हो चुके हैं, जिसके चलते अब मालदीव्स किसके पास पहुंचा है, श्रीलंका के पास पहुंचा है कि आप हमें हेल्प करो फॉर मेडिकल इवैक्यूएशन सपोर्ट, आप हमें सपोर्ट करो व्हेन इट कम्स टू मेडिकल इवैक्यूएशन, हमें एयर एम्बुलेंस की सर्विस आप बनाकर दीजिए। और मालदीव्स और श्रीलंका इसे लेकर एक तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा हमें डेवलपमेंट देखने के लिए मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ इंडियन ओशन। अब देखो, इंडियन ओशन रीजन में भी एक सब रीजन बनने की तैयारी है। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो श्रीलंका और मालदीव्स में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इन दोनों कंट्रीज़ का साथ में आना फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स, दिस इज शोइंग कि कहीं ना कहीं हमें आगे आने वाले दिनों में चाइना, श्रीलंका और मालदीव्स के फॉर्म में एक सब ग्रुपिंग देखने के लिए मिल सकती है इन द इंडियन ओशन रीजन। और ये इंडिया के लिए कंसर्निंग है क्योंकि जब हम इंडियन ओशन रिम की बात करते हैं तो वहाँ पे द मोस्ट जो पोटेंशियल कैंडिडेट है दैट इज़ इंडिया, और इंडिया का इस रीजन में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ना और ये श्रीलंका और मालदीव्स के थ्रू, ये हमारे लिए कंसर्न है। तो उसी से जुड़ी हुई एक डेवलपमेंट है, इसके ऊपर नज़र बना के रखेंगे। फिर बात करते हैं इंडिया और यूएस के बीच हुई ड्रोन डील के बारे में। तो 2023 में जब नरेंद्र मोदी विजिट करते हैं यूएस, तो उस टाइम पे इंडिया और यूएस के बीच में एक ड्रोन डील होती है विच इज़ रिगार्डिंग 31 MQ-9B। तो हम 31 ड्रोन्स लेना चाहते हैं, किससे, यूएस से। और ड्रोन का नाम क्या है, MQ-9B। कभी कभी सीधा प्रीलिम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट डू यू रेफर इन टर्म्स ऑफ MQ-9B, क्या है MQ-9B। तो सबसे पहले याद रखेंगे ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिससे कि हम ड्रोन कहते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। बहुत ही हाई ऑल्टीट्यूड पे ये परफॉर्म करता है और इसकी काफ़ी लॉन्ग एंड्योरेंस है। तो MQ-9B कितना लेने चाहते हैं हम, 31 लेना चाहते हैं। किस किस के बीच में डील हो रही है, इंडिया और यूएस के बीच में। देखिए, ये जो MQ-9B है ये हमारे डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। ये हमारी इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और जो रिकॉग्निजेंस है, इसकी एबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देगा, जिससे कि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की कैपेबिलिटी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। और इसी के साथ साथ इसे हम हमारे पास जो यूएस ओरिजिन के P-81 लॉन्ग रेंज जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट्स हैं, P-81, उनके साथ हम इसको जोड़कर काम कर सकते हैं। तो इससे इंडियन नेवी की जो सर्वेलेंस है इंडियन ओशन रीजन में, वो भी यहाँ पे बूस्ट होगी। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी ऐसी रेस की जा रही थी बातें कि हो सकता है इंडिया और यूएस के बीच में जो डील है ये कहीं ना कहीं रुक गई हो, बिकॉज मैनी पीपल वर रेटिंग दिस डील विद द पन्नू केस विच इज़ हैपनिंग ओवर देयर। लेकिन ऐसा नहीं है, बाइडेन गवर्नमेंट हैज़ कंटिन्यूड इट्स डिस्कशन रिगार्डिंग द ड्रोन डील। तो ये एक अपडेट हमारे पास यहाँ से आया है।
लास्टली एक मिसलेनियस टॉपिक है अबाउट ज्ञानवापी मॉस्क। तो वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर जो व्यास का तहखाना है, विच इज़ बेसिकली अ सील्ड बेसमेंट एरिया इन द ज्ञानवापी मॉस्क, इसे खोला जाए और यहाँ पे हिंदू प्रेयर्स को अलाउ किया गया है। और इसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को 7 दिन का टाइम दिया गया है कि 7 दिन के अंदर अंदर इस व्यास का तहखाना के अंदर हिंदू प्रेयर शुरू हो जानी चाहिए। तो ये हमारे लिए एक मिसलेनियस टॉपिक है। बात इसलिए कर रहे हैं बिकॉज फॉलोअप के तौर पे आया है। पहले हमारे पास ASI की रिपोर्ट आती है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसने कि ज्ञानवापी मॉस्क के अंदर साइंटिफिक सर्वे कंडक्ट किया और ये रिवील किया कि ज्ञानवापी मॉस्क का ये जो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे पहले एक ओल्ड हिंदू टेम्पल था, उसके ट्रेसेस मिले हैं, जिसके बाद अब वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये परमिट किया है कि यहाँ पे हिंदू प्रेयर्स की जाए। तो ये एक डेवलपमेंट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।